नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नई सेट लेकर आ गए हैं और सीखने और सिखाने का कार्यक्रम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज फिर आपको मौका है 25 क्वेश्चन सीखने का और हमें भी मौका है आपको सिखाने का। चलिए तो हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीखते हैं, देखते हैं क्या सवाल आता है हम लोगों के सामने। और 25 में से आपके कितने सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहला सवाल से। और पहला सवाल क्या है, देखिए पहला सवाल है, गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है। सवाल तो बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है। अब हम आप लोगों को गति के प्रथम नियम के बारे में बताते हैं। गति के सब नियम के बारे में आप लोग जान लो, सबसे अच्छा यही रहेगा मेरे समझ से। चलो एक नया पेज लेते हैं। और हमने बोला था कि 1 से 5 तक ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाता है जिसमें हम आपको थोड़ी बहुत कुछ जानकारियाँ दे सके। उसके बाद चूंकि समय लग जाता है तकरीबन 25 मिनट 30 मिनट, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्वेश्चन का लेवल ऊंचा रखते हैं, डिस्कशन का लेवल कम रख देते हैं, है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा मेरा पढ़ाने का यही तरीका रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक वैज्ञानिक था इंग्लैंड का, कहाँ का, इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक का नाम था आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन, आइजक न्यूटन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1687 ईस्वी में एक बुक लिखा। इन्होंने क्या किया, 1687 ईस्वी में एक बुक लिखा जिस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। कब लिखे, 1687 ईस्वी में। इस बुक में इन्होंने गति का 3 नियम दिया। इस बुक में इन्होंने क्या किया, गति का 3 नियम दिया। कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। गति का कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे आइजक न्यूटन। इनका एक बुक था प्रिंसिपिया, 1687 में प्रकाशित हुआ। और इन्होंने क्या किया, इस बुक में गति के 3 नियम दिए, जिसमें से पहला नियम क्या था, तो पहला नियम था, गति का पहला नियम गति का फर्स्ट लॉज, ये जो था इसको हम लोग जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अभी गिर जाते ना हम, वही रो, इसको ठीक करो, बड़ी समस्या। चलो ठीक है, लगाओ और सटाओ इधर। चलिए ठीक है साथियों, चलिए सीखते हैं हम लोग। तो गति का प्रथम नियम जो है उसे जड़त्व या गैलीलियो का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गति का फर्स्ट लॉ को जड़त्व या गैलीलियो का नियम कहते हैं। इस नियम में क्या है, इस नियम में क्या है, इस नियम में कहा गया कि कोई वस्तु जिस अवस्था में पहले से है वह उसी अवस्था में बना रहना पसंद करता है। मतलब जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए तब तक वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगा। यानी गति का जड़त्व का नियम जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। गति का जो जड़त्व होता है, यह जड़त्व 2 प्रकार का होता है। एक गति का जड़त्व होता है, एक विराम का जड़त्व होता है। आपको बता दे, गति का जड़त्व विराम के जड़त्व से अधिक होता है। गति का जड़त्व विराम के जड़त्व से अधिक होता है। इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो जड़त्व जो होता है इसका फॉर्मूला होता है I बराबर में mr²। इस I का मतलब हो गया जड़त्व, m का मतलब हो गया मास और r का मतलब हो गया रेडियस।
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो भी है, मास का मतलब हो गया द्रव्यमान और रेडियस का मतलब हो गया त्रिज्या। रेडियस का मतलब हो गया त्रिज्या। हम कह सकते हैं कि जड़त्व जो होता है द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है कि बताइए इनमें से जड़त्व किस किस पे निर्भर करता है। तो आपका जवाब क्या होगा चिंटू? आपका जवाब होगा द्रव्यमान और त्रिज्या पे, द्रव्यमान और त्रिज्या पे। ठीक है, चलिए हम लोग और थोड़ा सा बढ़ते हैं और जड़त्व को थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि इतना में हमको संतोष खुद नहीं है ना। जड़त्व को क्या करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। जड़त्व के बारे में बता देते हैं कि मान लेते हैं कि एक कार है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, और एक ट्रक है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। तो बताइए किसमें अधिक जड़त्व है? बताओ किसमें अधिक जड़त्व है? ट्रक में। ट्रक का द्रव्यमान अधिक है और गति भी समान है। नहीं तो ऐसे ऐसे सवाल बन के आते हैं जड़त्व के बारे में। चलिए अब हम सेकेंड पेज लेते हैं और दूसरा लॉ सिखाते हैं, गति का सेकेंड लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है? संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर, जो संवेग होता है उसमें परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? गति का दूसरा नियम कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि P बराबर में mv, यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है P बराबर में mv। इस P का मतलब होगा पोटेंशियल, इस P का मतलब हो गया पोटेंशियल, M का मतलब हो गया मास और V का मतलब हो गया वेलोसिटी। अगर हिंदी लिखना चाहे तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग आप लिख सकते हो। यहां से एक चीज देखिएगा, अगर आपका इसका ऐसा मात्रक लिखना होगा तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अगर डायमेंशन लिखना हो तो केजी को हम लोग लिख सकते हैं एम, मीटर को एल में डिपेंड करते हैं और सेकेंड यानी कि टी, तो एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू इसका क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है संवेग के बारे में चर्चा किया गया। इसी से एक चीज और निकल के आता है आवेग। इसी से एक चीज और निकल के आता है आवेग। आवेग क्या होता है कि बल गुने समय, बल गुने समय, बल गुने समय। यानी आप लोग कह सकते हो इंपल्स। चलो इसी के सामने लिख देते हैं I बराबर में F गुने टी, I बराबर में F गुने टी। अब इसका मात्रक निकालना हो तो बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन और टी का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। या अगर स्टैंडर्ड से लिखना चाहते हो तो संवेग का ऐसा मात्रक आवेग के ऐसा मात्रक के बराबर होता है, यानी केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अच्छा एक बात रुक जाइएगा, यहाँ वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी में 2 नहीं होगा बल्कि s सीधा होगा। यानी कि हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं। माइनस में 1 यानी कि इसको लिख सकते एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। इसको सुधार लीजिएगा, इसे यहां से भी थोड़ा सा सुधार लीजिए। चिंता नहीं कीजिए, कुछ भी गलत नहीं मिलेगा आपको, हम खुद ढूंढ लेंगे, हम खुद ढूंढ लेते हैं गलती कहाँ हुआ है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, चलिए होता है। तो ये हो गया आपका आवेग। अच्छा एक बात बताइए, न्यूटन्स के गति का दूसरा नियम जो है वह बल का व्यंजन देता है, और प्रथम नियम जो पहला पेज था न्यूटन के गति का फर्स्ट लॉ, ये क्या करता है? यह बल की परिभाषा बताता है, बल की परिभाषा बताता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा बताता है, जबकि न्यूटन के गति का दूसरा नियम बल का व्यंजन देता है,
यानी व्यंजन या सूत्र कहिए, बल का सूत्र देता है। ये क्या देता है, एफ बराबर में एम ए। इससे हम लोग लिख सकते हैं, इसका ऐसा मात्रक लिखे दो, बल का ऐसा मात्रक तो ऐसा न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ लिखेंगे केजी गुने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, तो ये बल के बारे में था। ये क्या था, बल के बारे में था। अब यहाँ से 3-4 चीजें आया हम लोगों के सामने, देखे गौर से। क्या क्या आया हम लोगों के पास, हम लोगों के पास आया था जड़त्व। क्या आया, जड़त्व आया। फिर दूसरा बात तो हम लोगों के पास संवेग आया। तीसरा बात आवेग आया। उसके बाद हम लोगों के पास एक और चीज आया था, ध्यान से देखिए, बल। क्या आया था, बल आया था। ये चारों सदिश राशि होता है। चारों क्या होता है, सदिश राशि होता है। ये चारों कौन सी राशि होता है, सदिश राशि होता है। अब न्यूटन्स के गति का थर्ड लॉ देखते हैं। गति का थर्ड लॉ ये क्या करता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन्स के गति का थर्ड लॉ बताता है। इसमें दो वस्तुओं का होना बहुत जरूरी है। इसमें दो वस्तु का उल्टी दिशा में, मतलब इसमें दो वस्तु का होना आवश्यक है, और वो भी अलग अलग दिशा में, वो भी अलग अलग दिशा में। एक और बात बताते हैं, न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम होता है, प्रकृति के बारे में बताता है। क्या बताता है, प्रकृति के बारे में बताता है। बल के प्रकृति के बारे में बताता है। चलो हम पूरा लिख देते हैं, क्या पता तू लोग धरने पे बैठ जाओ। बल के प्रकृति के बारे में बताता है। आई बात समझ में? तो न्यूटन के गति का प्रथम, दूसरा, तीसरा, तीनों नियम को हमने क्या किया, ऊपरे ऊपरे, पूरा डीप नहीं गए, अभी भी पूरा डीप नहीं गए हैं, ऊपरे ऊपरे समझाने का कोशिश किया है। और कोशिश किया कि इसी में आपका कुछ बातें समेटा जाए, और मैंने बहुत हद तक प्रयास किया है। थोड़ा बहुत अगर लेवल बढ़ाया जाए तो हम थोड़ा सा आपको हम बता दें। जैसे अगर हम यहाँ बताएं तो यहाँ जो ऐसा मात्रक लिखे है, इस जगह पर हम सीजीएस मात्रक भी बता सकते थे, लेकिन चलिए डिस्कशन है और पेज भी नहीं रहता है उतना। अगर उससे भी ज़्यादा डिस्कशन चाहते हैं आप, तो आप जो है ऑफलाइन बेस से जुड़ जाइए। तो इसका आंसर क्या होगा, गति का प्रथम नियम बल के बारे में बताता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। घड़ी को सेकंड वाली सुई की कोणीय चाल रेडियन सेकंड में क्या होगा। आप जानते हो कि पाई डिग्री बराबर होता है 180 रेडियन। यानी अगर एक रेडियन की चर्चा करें तो एक रेडियन बराबर क्या होगा, पाई बटा 180। हमसे क्या पूछा है, कोणीय चाल रेडियन सेकंड में क्या होगा, तो पाई बटा 180 होगा। पाई बटा क्या होगा, 180 होगा। फिर से ध्यान दो, रेडियन जो होता है, रेडियन समतल कोण का मात्रक होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, और यह 2D होता है। और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, और यह 3D होता है। आगे बढ़े, बढ़ जाए, चलिए
इसको लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ए वाली बातें तो मैथ में भी आता है। सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल 3 है 0 डिग्री सेल्सियस का 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम जल में मिलाया जाता है। देखिए मेरे साथियों, एक तरफ बर्फ है, इसको ध्यान से सीखना, बहुत तजुर्बे के साथ सीखना। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा गलती करते ही करते हैं, क्योंकि इस सवाल का बहुत अच्छा खासा कंटेंट में से है। और मास जो है ये भी 50 ग्राम है। ठीक है, अब आपको बर्फ से जल में आने के लिए अवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि आप लोग चैप्टर में पढ़े हैं, अवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा, तो अवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा तो बर्फ का गुप्त उष्मा यानी कि Q बराबर में ml जल में जाएगा, बर्फ का गुप्त उष्मा जल में जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q बराबर में ml, यानी Q बराबर में मास कितना है, मास है आपको 50, और L बर्फ का गुप्त उष्मा कितना होता है, तो बर्फ का गुप्त उष्मा होता है, हम अलग कहीं लिख देते हैं, L का मतलब 80 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी होता है, 80 किलो कैलोरी। तो यहाँ लिख सकते हैं 80, तो आप देखिए 8 पंचे 40 यानी कि 4000 आ गया। अपने यहाँ कितना आया, 4000। अब इधर जल का निकालते हैं, इसका कितना आया, 4000। अब जल का निकालते हैं, तो जल का विशिष्ट उष्मा होता है Q बराबर में mc डेल्टी। m क्या होता है, मास, c क्या होता है, विशिष्ट उष्माधारिता, t क्या होता है, तापांतर मतलब तापमान में अंतर। ये चीजें सीखना पड़ेगा। यदि आपके पास प्रथम दफा आया है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, सही बताते हैं। ये चीजें आपको सीखना पड़ेगा। उष्मा चैप्टर, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में अवस्था परिवर्तन करने पर सवाल आते हैं, अब बहुत मात्रा में आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है कि वन लाइनर पढ़ के हमें रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन वन लाइनर पढ़ने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा सवाल वन लाइनर से क्लियर नहीं हो सकता है। और एग्जामिनर इसलिए ऐसे ऐसे सवाल डालते हैं कि वन लाइनर बच्चा पढ़ के अगर आया होगा तो उसे पूरा पश्चिम कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है पहले बेसिक यानी फाउंडेशन क्लास करना पड़ेगा। अब पूरा फिजिक्स का फाउंडेशन कीजिए, फिर केमिस्ट्री का कीजिए, फिर बायोलॉजी का कीजिए। अब विस्तृत एक एक बात, एक एक स्टेप को पढ़ जाइए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव खुद बना सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वरना 4 ऑप्शन में से आप टिक करते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर वो आंसर हुआ क्यों, आप ढूंढते रह जाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए जो है आप लोग 5 बजे से ऑफलाइन बैच चलता है हमारे यहाँ, आप लोग आके जुटिए। जितने लोग आएंगे हम आपको वादा करते हैं कि एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ से आपको कंटेंट देकर और आपको आपकी तैयारी को मजबूत करके भेजेंगे। साइंस हम पे छोड़ दीजिए, बाकी सब्जेक्ट जो जो लोग यहाँ पढ़ाते हैं उन पे छोड़ दीजिए, वो ठीक कर देंगे, हमें भरोसा है, उनको भी भरोसा है, और आप भी भरोसा कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। तो Q M मास कितना है, 50। अच्छा, जल का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, C बराबर होता है 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। तो 1 गुने तापांतर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस में आया था, तापमान का अंतर कितना होगा, 20 होगा। क्या है कि 20 में से 0 घटाएंगे तो 20 होगा, तापमान का अंतर कितना हो गया, 20। गुना करेंगे 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, और कितना सुनना है, 2 सुनना। कितना सुनना है, 2 सुनना। इसका ये मतलब है, आप देखिए किसी भी बर्फ को गलाने के लिए हमको 4000 उष्मा चाहिए था, लेकिन हमको मिला कितना, मात्र 1000 उष्मा मिला। अब बताओ बर्फ गलेगा, नहीं गलेगा, बर्फ गलेगा, नहीं गलेगा। इसका यह मतलब है जब नहीं गलेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करेंगे, मिश्रण का ताप होगा। यदि नहीं गलेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, यदि गल जाता तो 100 डिग्री सेल्सियस, यदि गल जाता तो 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या करता है, उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या करता है, उबलने लगता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जम जाता है, बर्फ का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे इस सवाल का आंसर बनाना पड़ेगा, हम पहले बता रहे हैं आपको। ठीक ना, जो लोग नहीं पढ़ पाए इस चीज को, इसको नहीं समझ पा रहे हैं,
तो हम आपको अतः फिर कह रहे हैं कि इसको जो है आपको ऑफलाइन बेस से जुट कर सीखना पड़ेगा। डिस्कशन में ऐसे क्वेश्चन को सीखना थोड़ा सा कठिन होगा मेरे समझ से। हालांकि हमने कुछ भी चोरी नहीं किया है, हमने कुछ भी छोड़ने का कोशिश नहीं किया है, हमने पूरी तरह से सिखाने का प्रयास किया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यदि एक वस्तु का संवेग 20% है, ऐसे सवाल जब भी आए तो आप लोग ऐसे बनाना, परसेंटेज वृद्धि या कमी बराबर में x प्लस वाई प्लस x गुने वाई बाई में 100। आप इसको मैथ में भी यूटिलाइज किए होंगे। आपको हम बता दें, पॉजिटिव जब होगा तो वृद्धि होगा और नेगेटिव जब होगा तो कमी होगा। अब देखिए 20% बढ़ रहा है, क्या परसेंट बढ़ रहा है? 20%, तो बढ़ा दीजिए 20%, और 20% x होगा तो 20% y भी होगा। जोड़ 20 गुने 20 बटा में 100, 0 से 0, 0 से 0 काटिए, 20 और 20 40 और 4, 44% इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। और वो भी वृद्धि होगा, वो भी क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। तो ये सवाल जो था, ये सवाल आपको मैथ में भी पढ़ना है। जैसे बोलेगा आयत की लंबाई को 10% बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को 20% घटा देते हैं, तो बताइए क्षेत्रफल में कितना परसेंट का कमी या वृद्धि हुआ या परिवर्तन कितना हुआ। ऐसे सवाल वहां भी पूछे जाते हैं और यहाँ भी पूछे गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। सवाल नंबर 5, प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध की कोर से, अच्छा अवरोध बोला है ना, क्या बोला है? अवरोध। एक वर्ड है अवरोध, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध की कोर से उसकी ज्यामितीय छाया में मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन। प्रकाश का वन विक्षेपण क्या होता है? जब प्रकाश प्रिज्म से टकराती है तो 7 भागों में बढ़ जाती है, वही जो 7 भागों में बढ़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। वन विक्षेपण में प्रकाश जो है 7 भागों में बढ़ता है, VIB G वाई ओ आर। और इस पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम यानी कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो पट्टी होता है इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। आपको हम बता देते हैं। पहले तो ये समझो, ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस, अवतल लेंस। इस दोनों को हम लोग अपसारी कहते हैं। दर्पण में दर्पण लिखेंगे, लेंस में लेंस लिखेंगे। अगर उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, इस दोनों को हम लोग अभिसारी कहते हैं। बस बस इतना चीज जानना था आपको। अब बताते हैं, जल के अंदर अगर पूछा है, ध्यान से सुनिए, जल के 2 बात बोलेगा। एक तो बोलेगा जल के अंदर और जल के बाहर। नहीं तो जल के अंदर जो है, जल के अंदर पानी का जो बुलबुला है वह आपको अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति। लेकिन वह वास्तविक में कैसा होता है? उत्तल लेंस। होता कैसा है? उत्तल लेंस। पानी के अंदर, पानी के अंदर वायु का बुलबुला हकीकत में उत्तल होता है, लेकिन अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, लेकिन अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। याद रखिएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल लेंस, अपसारी लेंस। अवतल को क्या बोलेंगे? अपोसारी। देखिए अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? अपसारी लेंस जैसा। सवाल नंबर 7,
अर्धचालक की चालकता, अर्धचालक की चालकता हमेशा शून्य होती है, इसका आंसर डायरेक्ट मारिए। अर्धचालक की चालकता शून्य होती है। तापमान बढ़ाने या घटाने से अर्धचालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान बढ़ाने से या घटाने से अर्धचालक पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान बढ़ाने से अर्धचालक में कोई तरह के प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े। GIF, GIF का क्या मतलब है? आप लोग ना सेलिब्रेट करने के लिए कभी कभी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे GIF भेजते होंगे। बहुत अच्छा इमोजी की तरह होता है, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। GIF है ना, इस प्रकार से खूब इस प्रकार से इमोजी भेजते हैं ना, इस प्रकार से इमोजी भेजते हैं ना, यही GIF है। ये क्या है? यही पूछ रहा है कि बताइए कि GIF का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट खूब मस्ती करता है GIF भेज के। अभी दीपावली आ रहा है सामने, तो अभी सब अपना अपना साथियों को जो है GIF भेजेगा। उसमें दीप जलता हुआ चित्र भेजेगा, पटाखा उड़ता हुआ चित्र भेजेगा। खूब इस प्रकार से सेलिब्रेशन करता है। हाँ, दिल भेजेगा, नहीं रील्स। हाँ, मेरा टेक्निकल टीम कह रहा है कि रील्स भेजेगा, रील्स भेजेगा, बड़ा भेजता है आजकल ये। अरे चलिए, नेक्स्ट सवाल है, मेगाफोन का क्या सिद्धांत है? मेगाफोन जो होता है ना, ध्वनि के परावर्तन पे कार्य करता है। मेगाफोन ध्वनि के परावर्तन पे कार्य करता है। दिखा देते हैं मेगाफोन क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे। मेगाफोन, ये है मेगाफोन। यही मेगाफोन है जो ध्वनि को, यहां से, ये देखिए, ये देख रहे हो ना मेगाफोन, यही मेगाफोन है जो इस प्रकार से पुलिस लेता है और कहता है आप चारों तरफ से घिरा चुके हैं, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। यही मेगाफोन है, समझे? यही मेगाफोन है जो पुलिस लेता है और कहता है साथियों आप चारों तरफ से घिरा चुके हैं, अपने आप को सरेंडर कर दो। हाथ खड़ा करके आप आते हैं, नहीं? तो यही मेगाफोन है। चलिए हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं इसको और आते हैं बोर्ड पे। ध्वनि का अपवर्तन क्या है? ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ध्वनि का अपवर्तन होता है। ध्वनि का विवर्तन क्या है? ध्वनि एक किसी कॉर्नर से मुड़ता है तो ध्वनि का विवर्तन होता है। ध्वनि का व्यतिकरण क्या है? ध्वनि जब किसी सतह पर, जैसा तेल रख देते हैं, किरासन तेल, ये सब तो चमकता है तो वहां विवर्तन होता है ध्वनि का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मेगाफोन जो है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको याद रखिएगा। एंटासिड क्या होते हैं? भस्म। एंटासिड भस्म होते हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देता है। सभी जो है धातु, अधातु, सभी अधातु अम्लीय होते हैं। चलिए, एंटासिड का फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको, MgOH का होल ट्वाइस। ये एंटासिड है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं।
ठीक है, चलिए बढ़ जाएंगे। किसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ ग्रहण होता है। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ या ग्रहण होता है? यहां दो चीजें दिया है, आप लोग लिखना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीकरण को हम लोग जो है, अवकरण को अपचयन भी बोलते हैं, अपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन। मतलब ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। अवकरण में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर इसका अपचयन। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, तो इलेक्ट्रॉन का लाभ कहां होता है? अपचयन में। अपचयन, अपचयन, अपचयन। यहां तो उपचयन है ही, यहां होगा अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहां करेगा? अपचयन में। ठीक है, लोथर मेयर के अनुसार, लोथर मेयर के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। सबसे पहले लोथर मेयर ने ही आवर्त सारणी तैयार किया था परमाणु भार के हिसाब से, लेकिन नहीं हो पाया, है ना। उसने क्या किया? इस प्रकार से वर्क बनाया, इस प्रकार से वर्क बनाने का कोशिश किया और ऐसे ऐसे धातु को रखना चालू किया, धातु को रखना चालू किया, लेकिन यह जो है सक्सेस नहीं कर पाया। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन जो होता है यह बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। कहां से? लेफ्ट टू राइट। अगर जाएंगे आवर्त में तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, धातुई गुण बढ़ेगा, धातुई गुण बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा। चलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि होगी, विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि होगी। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी अभी तुम्हारे चिंटू, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH के हल्टवाइज होता है, इसे एंटासिड भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एंटासिड भी कहते हैं। जब पेट में गैस बनेगा तो एंटासिड आप लोग क्या करना है? खा जाना। ठीक है, मिलेगा, मार्केट में मिलता है। निरापद दिया सलाई, सेफ्टी फास्फोरस क्या होता है? दिया सलाई के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? देखो हम बताते हैं। फास्फोरस, ध्यान से सुनना। फास्फोरस दो प्रकार का होता है मेनली। एक होता है लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, एक होता है पीला फास्फोरस। कहीं कहीं आपको इसका सफेद लिखेगा, श्वेत। ठीक है, एक होता है लाल फास्फोरस, एक होता है पीला फास्फोरस। ये जो लाल फास्फोरस होता है निष्क्रिय होता है, और पीला वाला जो फास्फोरस होता है वो सक्रिय होता है। इसलिए इसे जल में संग्रहण करते हैं। पीला फास्फोरस को जल में संग्रहण करते हैं, क्योंकि जैसे ही से बाहर निकालेंगे वायु के संपर्क में आते ही जल उठेगा। ये निष्क्रिय है, जब तक इसमें आग नहीं लगाएंगे तब नहीं लगेगा। माचिस के तीली में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लाल फास्फोरस।
कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। फास्फोरस दो प्रकार के, एक लाल फास्फोरस, एक पीला फास्फोरस, इसे श्वेत फास्फोरस भी कहते हैं। लाल फास्फोरस निष्क्रिय होता है, जब तक इसको आग नहीं लगाएंगे तब तक खुद नहीं लगेगा, ये माचिस की तिली में होता है। पीला फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस एक सक्रिय फास्फोरस होता है, जैसे इसे वायु के संपर्क में लाएंगे या जल उठेगा, इसलिए इसे जल में संग्रहण करके रखते हैं, इसको पानी में डुबा के रखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एल्डिहाइड है? इसके बारे में तो बताना पड़ेगा। आप लोग को आंसर बता देते हैं, बढ़ जाए आगे? नहीं, चलो ठीक है, आपको बता देते हैं। कितना बताए तो ठीक रहेगा? पूरा? चलो ठीक। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसमें देखिएगा ए एन ही है, इसमें ई एन ही है, इसमें वाई एन ही है ना। ये जो एल्केन होता है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस में 2। इसको संतृप्त बोलते हैं, संतृप्त। ऐसा हाइड्रोकार्बन है, इस दोनों को असंतृप्त बोलते हैं। थोड़ा सा बता देते छिटपुट में। इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, इसमें डबल बॉन्ड बनता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बनता है, इसमें एक सिग्मा एक पाई बनता है, और इसमें एक सिग्मा 2 पाई बनता है। इतनी बातें क्लियर? पहले इतनी बातें क्लियर करो। इतनी बातें क्लियर हुआ? अब हम बताते हैं इसका, ध्यान से देखिए। CnH2n प्लस जो 2 है, इसका एक रूप होता है CnH2n प्लस में 1, और 2 के जगह पर 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा एल, तो यहां लिखेंगे एल्काइल, एल्काइल, एल लग जाएगा एल। यही यहाँ प्रोपेनॉल बना है, प्रोपेनॉल बना है, यानी कि किसके विभाग का है? CnH2n प्लस 2, यानी कि एल्केन के विभाग का है। एक जैसी परमाणु घटा एल्काइल में तब्दील हो गया है। और ये जो एल्डिहाइड है इसको हम लोग CHO से इंडिकेट करते हैं। किससे? इस प्रकार से बॉन्ड बनाता है और CHO होता है। तो प्रोपेनॉल एल्डिहाइड जो होता है CHO वर्ग में आता है। ये याद रहेगा आप लोगों को, इतना ही से सवाल पूछा जाता है सबसे अधिक बार। टेरिलिन बहुलक है, टेरिलिन बहुलक है, टेरिलिन बहुलक है पॉलीएमाइड का, टेरिलिन बहुलक है पॉलीएमाइड का। आप लोग याद रखिएगा, टेरिलिन बहुलक है पॉलीएमाइड का। किसमें पानी के संग्रहण के लिए विशेष उत्तक होते हैं? जिम्नोस्पर्म में। पादप जगत का ब्रायोफाइटा, उभयचर, स्वपोषी, पादप जगत का स्वपोषी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और यह एक जो है पारासाइट है, पारासाइट है मतलब परपोषी। चलो आगे बढ़े। इनमें से कौन मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? मोलस्का संघ, देखो सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा, जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा, और दूसरा नंबर सबसे बड़ा होता है मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का का खास पहचान क्या है कि इसका जो ऊपर का भाग होता है कवच, कवच यह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। इसका कवच किससे बना होता है? CaCO3 का। इसका आंसर होगा ऑक्टोपस। ये तीनों जो है आर्थ्रोपोडा है।
टिड्डी, तितली, बिच्छू, ये तीनों क्या है? ऑर्थोपोडा है। इसको पूरा बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मेन एग्जांपल होगा सीप, जिसको प्राउन बोलते हैं, प्राउन। घोंघा, स्नेल, टर्टल, कछुआ नहीं, टर्टल नहीं होगा इसमें, इसमें टर्टल नहीं आएगा। उसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ ठीक है, टर्टल मतलब कछुआ ही होता है कि मगरमच्छ? बुआ, टर्टल मतलब, हाँ तब टर्टल सही है। मगरमच्छ नहीं ना होता है, क्योंकि मगरमच्छ इसमें नहीं आता, टर्टल आता है। जिसके ऊपरी जो भाग होगा उसका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के कवच बना हुआ होगा, वो सब मोलस्का में आ जाएगा। ठीक है। पौधे में लचीलापन किसके वजह से होता है? कॉलेन काइमास के वजह से। हमने बताया भी था इसमें, इसमें लिग्निन होता है, लिग्निन, लिग्निन की वजह से ऐसा होता है। पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? कॉलेन काइमा के वजह से, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है। और यह एक्सक्लेरेन काइमा, इसमें सेल्यूलोज होता है। इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। इसके वजह से पौधे में मजबूती होता है। आंतरिक गतिरोधक, पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर, पेस मेकर हृदय में होता है। पेस मेकर कहाँ होता है? हृदय में होता है। ये देख लीजिए, चलो ये यहाँ है पेस मेकर। पेस मेकर हृदय के राइट ऑर्टिकल में होता है। यहाँ देखिए, यहाँ है ये वाली, पेस मेकर जो होता है हृदय के राइट ऑर्टिकल में होता है। क्या होता है? राइट ऑर्टिकल में। तो लिखिएगा, यह कहाँ होता है? हृदय के दाया अलिंद में। कहाँ होता है? दाया अलिंद में। इसे एसएन नोड भी कहा जाता है। पेस मेकर को क्या बोला जाता है? एस ए नोड, मतलब साइनो ऑरिकली नोड, साइनो ऑरिकल नोड। जब आप लोग कभी प्यासे रहते हो और खाली पेट रहते हो तो पानी पीते हो तो सीना में जो है जलन पैदा होता होगा, इसी के वजह से होता है। इसमें ना करंट पैदा होता है, करंट। अपना शरीर में दो अंग है, एक मस्तिष्क और एक हृदय, जहाँ करंट उत्पादन होता है। ठीक है। तो पेस मेकर के वजह से जब पानी पीते हैं तो हमको जलन महसूस होता है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। ये पेस मेकर के वजह से होता है। कौन सा रुधिर सर्वदाता है? सर्वदाता है ओ नेगेटिव, सर्वग्राही है ए पॉजिटिव। सर्वदाता है ओ नेगेटिव, याद रखिएगा, ओ पॉजिटिव नहीं। ओ पॉजिटिव देखते ही गलती मारिए, ओ पॉजिटिव देखते ही गलती मार दीजिएगा। सर्वदाता मतलब डोनर। हम यदि ओ नेगेटिव हमारे अंदर ब्लड है तो हम किसी को भी खून दे सकते हैं, और अगर ए बी है तो हम किसी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन। यह हार्मोन जो है ये गर्भावस्था को कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन एक स्त्री हार्मोन है,
और यह हार्मोन गर्भावस्था को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सवाल है क्या, 2 सवाल और होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है पौधे का सूक्ष्म पोषक नहीं है। और मॉलिब्डेनम है। एक सवाल और है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में राइबोफ्लोविन थोड़े ना आता है। राइबोफ्लोविन तो विटामिन के का नाम है, बाकी सब आता है। थायमिन को विटामिन ए बोलते हैं। फॉलिक एसिड जो है विटामिन एच को बोलते हैं। विटामिन एच कहो इसको या विटामिन 9 कहो, विटामिन 9 या विटामिन एच। इसको फिलोक्यूनिन, विटामिन B6, विटामिन बी, विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं, थायमिन। विटामिन एच को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन एच को बोलते हैं फॉलिक एसिड या बायोटीन, या इसी को क्या नाम देते हैं, बायोटीन। इसी को विटामिन B9 भी बोल सकते हैं, विटामिन B9। कंफ्यूजन नहीं होना है, सारा रस निकाल दिए सवाल का नहीं। चलिए तो अब हम लोग जो है अगला सेशन में मुलाकात करेंगे। फिलहाल हमको दीजिए विदा, काफ़ी रात हो गया है और हमें यहाँ से घर भी जाना पड़ता है और घर हमारी काफ़ी दूर है। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से कब, कल नए सेट नंबर 6 में, ठीक है। तब तक अपनी तैयारी को बनाए रखिए। आज थोड़ा सा गला भी बैठ गया, पढ़ाते पढ़ाते 4 घंटा लगातार क्लास लेना पड़ा है और सबसे अंतिम क्लास आप ही लोगों का है, क्योंकि वीडियो शूट करने के बाद हम सीधा घरे चल जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक वॉच किए, और जो भी चीज़ लिखा रहे हैं उसको लिख लीजिएगा ज़रूर, और तैयारी में थोड़ा सा भी कमी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब के बाद पता नहीं कब, अब के बाद पता नहीं कब, इसलिए इस बार जो है तोड़ के रखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।